बच्चों 11th क्लास चैप्टर हाइड्रोकार्बन का टॉपिक 1 ले रहे हैं आज हम एल्केन्स। बच्चों एल्केन्स में सबसे पहले हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। राइट IUPAC नेम। ये क्वेश्चन करने से बच्चों एक तो IUPAC का प्रैक्टिस हो जाएगा हमारा, और थोड़ा सा हमारा एक NCERT का क्वेश्चन भी कवर अप होगा। तो राइट IUPAC नेम 3 है मेरे पास इसमें पार्ट। CH3 का होल थ्राइस, C, CH2, C, CH3 का होल थ्राइस। B पार्ट है CH3 का होल ट्वाइस, C, C2H5 का होल ट्वाइस। थर्ड है टेट्रा टर्शरी ब्यूटाइल, TERT, टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। एक सेकंड स्पेलिंग जरा सही कर लेते हैं इसका। टेट्रा टर्शरी TERT, फिर ब्यूटाइल मीथेन। ठीक है बच्चों, तो ये 3 एग्जांपल्स है मेरे पास। इनको मुझे IUPAC नेम में ले जाना है। तो देखो ए पार्ट हमें एक्सपैंड कर कंडेंस फॉर्म में दे रखा है, एक्सपैंड करना होगा बच्चों। तो CH3 का होल थ्राइस, तो CH3 का होल थ्राइस, तो 3 CH3 आ जाएंगे इस प्रकार से। फिर आ जाएगा CH2, फिर कार्बन पे 3 CH3 आ जाएंगे इस प्रकार से। ये हमारा पहला एक्सपेंशन हो जाता है। दूसरा एक्सपेंशन है कार्बन पे 2 CH3 है और 2 C2H5 है। तो दिस इज C2H5 और 2 CH3 है। और लास्ट हो जाता है बच्चों मीथेन, यानी एक कार्बन जिसपे 4 मेरे पास है टर्शरी ब्यूटाइल। तो बच्चों ये टर्शरी ब्यूटाइल है। एक टर्शरी ब्यूटाइल नीचे की तरफ बना रहा हूं मैं, एक टर्शरी ब्यूटाइल राइट साइड में बना दिया, एक टर्शरी ब्यूटाइल लेफ्ट साइड में बना दिया। अब मैं बच्चों इनको आपको थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं पेन का, उसके बाद मैं आपको सॉल्व कराता हूं। देखो बच्चों पहले वाले में लेफ्ट साइड या राइट साइड से सिमेट्रिकल एग्जांपल है, कहीं से भी नंबर कर सकते हो बिकॉज सेम सेट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स अपने को मिल रहा है। तो 1 2 3 4 5 बच्चों 2 नंबर पे एक मिथाइल ये है, एक मिथाइल ये है। 4 नंबर पे एक मिथाइल ये है, एक मिथाइल ये है। टोटल अपने पास 4 मिथाइल है। तो 2, 2, 4 टेट्रा मिथाइल, 4 मिथाइल है और 5 कार्बन वाला एल्केन इज पेंटेन। ये है बच्चों हमारा पहला कंपाउंड का नाम। दूसरे वाले में बच्चों लंबी चेन सेलेक्ट करेंगे तो यहां से आएंगे 1 2 फिर 3 फिर 4 5। 3, 3 डाई मिथाइल, 5 कार्बन इज पेंटेन। नेक्स्ट है बच्चों 1 2 3 4 5। ये बच्चों अपना मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। 4 नंबर पे ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है। अब बच्चों ये जो 3 नंबर पे ऊपर और नीचे आप देख रहे हो ये है टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है बच्चों, टर्शरी ब्यूटाइल। अब टर्शरी ब्यूटाइल को अगर मैं एज इट इज यूज करता हूं एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो बच्चों टर्शरी का जो टर्ट है इज नॉट कंसिडर्ड व्हाइल डिसाइडिंग द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी आपको ब्यूटाइल से डिसाइड होगा। तो ब्यूटाइल और मिथाइल में ब्यूटाइल पहले आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों 3, 3 डाई टर्शरी ब्यूटाइल। 3, 3 डाई टर्शरी ब्यूटाइल 2, 2, 4 टर्शरी ब्यूटाइल के अलावा आपके पास मिथाइल है, तो पहले आपने 3, 3 डाई टर्शरी ब्यूटाइल लिख दिया। 2 टर्शरी ब्यूटाइल है, फिर 2, 2, 4, 4
टेट्रामिथाइल 5 कार्बन पेंटेन। तो ये बच्चों अपना नेमिंग वाला पार्ट हो जाता है, क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। अब मैं आपको लेके चलता हूं बच्चों मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। तो बच्चों हमारे पास आता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। तो एल्केन्स को बनाने का जो मेथड नंबर 1 बच्चों हम ले रहे हैं वो है बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। बच्चों हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन से रिएक्शन। तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस ये ट्रिपल स्टार कैटेगरी है बच्चों। तो मैंने एक एल्कीन ले ली है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। दिस इज प्रोपीन का रिएक्शन हाइड्रोजन से कर रहा हूं। यहाँ पे प्लेटिनियम, पैलेडियम, निकेल जैसे कैटलिस्ट यूज होते हैं। ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, एक H एक कार्बन को मिल जाएगा और एक H दूसरे कार्बन को मिल जाएगा और आंसर मेरा आ जाएगा प्रोपेन। इसी प्रकार बच्चों मैं प्रोपाइन ले रहा हूं और प्रोपाइन का रिएक्शन करने के लिए मुझे ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, बिकॉज मुझे 2 पाई बॉन्ड तोड़ने हैं। इसमें 2 पाई बॉन्ड तोड़ने हैं, इससे पहले मुझे एक ही पाई बॉन्ड तोड़ना था। तो 2 पाई बॉन्ड के लिए मैंने ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन ले लिया है और अब मैं फिर से प्लेटिनियम, पैलेडियम और निकेल जैसे कैटलिस्ट यूज करूंगा, दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक कर दूंगा। 2H एक कार्बन को मिल जाएंगे, 2H दूसरे कार्बन को मिल जाएंगे। अगेन मेरा आंसर आ जाएगा प्रोपेन। अच्छा, अब मैं आपको सेकंड मेथड की तरफ लेके चलता हूं। सेकंड मेथड हमारा काफी इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज वुड्स रिएक्शन। बच्चों वुड्स रिएक्शन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज वुड्स रिएक्शन, डिफाइन वुड्स रिएक्शन, राइट शॉर्ट नोट। इस तरह से वुड्स रिएक्शन आपसे पूछी जा सकती है। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, एल्कालाइड लेते हैं हम CH3Cl, इसका रिएक्शन ट्वाइस ऑफ Na से कर रहे हैं, फिर एक CH3Cl और लेते हैं। यदि अगर मैं डिफाइन करूंगा तो मैं ये बोलूंगा एल्कालाइड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहां पे बच्चों ड्राई ईथर रखा जाता है, ट्वाइस ऑफ NaCl निकल जाएगा इस प्रकार से और 2 CH3 आपस में जुड़ जाएंगे प्लस ट्वाइस ऑफ NaCl। अगर बच्चों मैं यहां पे एग्जांपल चेंज करता हूं, CH3CH2Br ले लेता हूं ट्वाइस ऑफ Na, फिर मैं ले रहा हूं Br CH2CH3, एक बार फिर ड्राई ईथर मेरा यहां पे प्रेजेंस रहेगा बच्चों। इस प्रकार यहां से 2 Br और 2 Na निकालूंगा और ये आ जाएगा CH3CH2CH3 प्लस ट्वाइस ऑफ NaBr। बच्चों वुड्स का काम है चेन इलांगेशन। वुड्स क्या करता है, आपकी कार्बन की चेन को जस्ट डबल कर देता है बच्चों, ठीक है। वुड्स के बाद हम चलते हैं थर्ड रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड सोडा लाइम रिएक्शन। थर्ड है बच्चों सोडा लाइम रिएक्शन। सोडा लाइम रिएक्शन को बच्चों हम डी कार्बो ऑक्सीलेशन भी बोलते हैं। डी कार्बो ऑक्सीलेशन क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम डी कार्बो ऑक्सीलेशन बोलते हैं बच्चों। ट्रिपल स्टार कैटेगरी है सोडा लाइम रिएक्शन। क्या करना है हमने लेना है बच्चों सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका रिएक्शन करना है सोडा लाइम से। NaOH इज सोडा, CaO इज लाइम और सोडा लाइम से रिएक्शन करेंगे तो यहां से बच्चों COONA और यहां से ONA, Na2CO3 निकल जाएगा और H आपका CH3 के साथ चला जाएगा तो CH4 प्लस Na2CO3। बच्चों सोडा लाइम में डी कार्बो ऑक्सीलेशन होता है, यानी रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इससे जो हाइड्रोकार्बन बनता है उसमें पेरेंट कंपाउंड से एक कार्बन कम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं मेथड नंबर 4 जिसका नाम है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ाते रहूं आपको, लेकिन कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस बच्चों मुझको इंपॉर्टेंट कंसीडर नहीं करता हूं इसको, बस एनसीईआरटी में है और एज अ नेम रिएक्शन है तो मैं आपको बता रहा हूं। कोलबेज में हम क्या करेंगे, कोलबेज में हम एक बार फिर सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का, सोडियम या पोटेशियम, यहाँ चॉइस है, सोडियम या पोटेशियम कुछ भी ले सकते हो आप, चॉइस है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। मैंने सोडियम सॉल्ट ले लिया, इसके 2 मॉलिक्यूल लूंगा, ट्वाइस ऑफ वाटर का यूज करूंगा, एक्वस मीडियम में इसका इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा। जब इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा तो ब्रेक डाउन होगा, मेरे 2 CH3, एक मॉलिक्यूल का एक CH3 आपस में कनेक्ट हो जाएंगे
2 CO2 मेरे निकल जाएंगे, बाकी 2 Na और 2 OH, 2 NaOH बन जाएंगे प्लस एक H2 बन जाएगा। तो आपको मिलेगा एल्केन एट एनोड, एनोड वाले टर्मिनल पे आपको एल्केन मिलेगा। तो ये बच्चों हमारे 4 प्रिपरेशन हो जाते हैं। प्रिपरेशन के बाद मैं आपको लेके चलूंगा बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सॉल्युबिलिटी की। तो फर्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी की अगर मैं बात करूं आपसे, तो सॉल्युबिलिटी क्या है, एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, लाइक डिसॉल्व इन लाइक, लाइक डिसॉल्व इन लाइक, लाइक डिसॉल्व इन लाइक, ये आपको याद रखना है। अब एल्केन्स क्या होते हैं बच्चों, एल्केन्स होते हैं नॉन पोलर, एल्केन्स होते हैं नॉन पोलर, क्योंकि एल्केन्स नॉन पोलर होते हैं और एल्केन्स क्योंकि नॉन पोलर है तो इसलिए दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ये सॉल्युबल है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में क्योंकि नॉन पोलर है, नॉन पोलर में डिसॉल्व करेंगे, बट इनसॉल्युबल इन वाटर जो कि पोलर सॉल्वेंट है। सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट बट इनसॉल्युबल इन वाटर जो कि एक पोलर सॉल्वेंट है। तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, पोलर में डिसॉल्व नहीं होगा बच्चों। इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। और अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो बॉइलिंग पॉइंट बच्चों डिपेंड करता है वंडर वॉल फोर्स पे। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वंडर वॉल फोर्स। वंडर वॉल फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट वंडर वॉल फोर्स पे डिपेंड करता है। वंडर वॉल फोर्स आपका एक तो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है, दूसरा वंडर वॉल फोर्स बच्चों सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। जहां मॉलिक्यूलर मास से डिसाइड नहीं होता है, इन केस ऑफ आइसोमर्स, तो वहां पे सरफेस एरिया देखा जाता है। तो पहले तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं मॉलिक्यूलर मास वाला। तो CH4, फिर CH3, फिर आपका CH3, CH2, CH3, फिर आपका CH3, CH2, CH2, CH3। तो लगातार कार्बन बढ़ता जा रहा है, तो लगातार आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा बच्चों। इसके बाद मेरे पास एक एग्जांपल है जो कि एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है बच्चों। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि हाउ द ब्रांचिंग इन एल्केन्स इफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मेरे पास बच्चों एक एग्जांपल है नॉर्मल प्रोपेन, ये मेरा नॉर्मल प्रोपेन है। अगला एग्जांपल मेरे पास है आइसोप्रोपेन, और तीसरा एग्जांपल मेरे पास है पहला एग्जांपल मेरे पास नॉर्मल पेंटेन है, सॉरी बच्चों नॉर्मल पेंटेन, दूसरा एग्जांपल मेरे पास आइसोपेंटेन और तीसरा एग्जांपल मेरे पास नियोपेंटेन है। पेंटेन है बच्चों, मैंने गलती से प्रोपेन बोला आपको। नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। तो ये बच्चों मेरे पास है 3 पेंटेन, नॉर्मल, आइसो और नियो। तीनों आइसोमर्स है बिकॉज तीनों पेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। अब इनमें क्या हो रहा है बच्चों, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है, जैसे जैसे आप देख रहे हो कि ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है, मॉलिक्यूल आपका स्पेरिकल हो जाएगा। ब्रांचिंग बढ़ने से मॉलिक्यूल स्पेरिकल हो जाता है, उसका सरफेस एरिया रिड्यूस होता है और वन डॉल फोर्स से डिक्रीज होते हैं। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी मॉलिक्यूल स्पेरिकल हो जाएगा, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा और आपका वन डॉल फोर्स डिक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। तो ये ध्यान रखना बच्चों, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। और ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाती हैं। अब हम मूव करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो नेक्स्ट हेडिंग आता है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करता हूं आपसे, एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, तो पहली प्रॉपर्टी बच्चों हमने जो पढ़ना है दैट इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब है हेलोजन से रिएक्शन। मेनली मैं आपको क्लोरीन वाली रिएक्शन बता रहा हूं उसमें, जो कि मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है। तो जैसे मेरे पास मीथेन है, मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन से करता हूं मैं लाइट के प्रेजेंस में, तो एक H और Cl कंबाइन करके बाहर निकल जाता है और उस H की जगह दूसरा Cl उसकी जगह ले लेता है। अब ये रिएक्शन बच्चों कंटिन्यू चलती है, चेन रिएक्शन की तरह लगातार H रिप्लेस होते जाते हैं, फाइनली आप लोगों को CCl4 मिलता है। तो देख लेते हैं, उसको भी मैं आपको समझा देता हूं। आपने मीथेन लिया, सबसे पहले क्लोरीन से रिएक्शन किया लाइट की प्रेजेंस में, तो आपका एक H हट के Cl आ जाएगा। फिर आपने फिर से क्लोरीन से रिएक्शन किया, फिर एक और H हटेगा बच्चों, एक और Cl आ जाएगा। फिर आपने क्लोरीन से रिएक्शन किया, फिर एक और H हटेगा आपका, आप CHCl3 पे आ जाओगे। फिर आपका क्लोरीन से रिएक्शन होगा,
फिर फाइनली आपके सारे H हट जाएंगे, CCl4 बन जाएगा। ये हो गया बच्चों हेलोजिनेशन। अब मैं आपको इसकी मैकेनिज्म की तरफ ले जा रहा हूं। देखो मैकेनिज्म बताने के पीछे वजह है बच्चों। एनसीईआरटी के अंदर एक सवाल है, क्वेश्चन है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में, हाउ कैन यू अकाउंट या हाउ विल यू अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेन ड्यूरिंग द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। मीथेन के क्लोरीनेशन के दौरान आप इथेन के बनने को कैसे समझा सकते हो। अब ये तो अनएक्सपेक्टेड है, आपके सामने मीथेन का क्लोरीनेशन हो चुका है, आंसर आता है आपका क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। आप इथेन की तो कोई संभावना दिख ही नहीं रही है हमें, तो इथेन कैसे बन सकता है बच्चों, उसको समझ लेते हैं। तो इसके लिए हमें मैकेनिज्म में जाना होगा, तो चलते हैं इसकी मैकेनिज्म समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों मैकेनिज्म का पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन स्टेप। बच्चों चेन इनिशिएशन में क्या हो रहा है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल लाइट की प्रेजेंस में टूट रहा है और दोनों क्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहे हैं। दिस इज होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। इसके बाद स्टेप नंबर 2 इज चेन प्रोपोगेशन स्टेप। चेन प्रोपोगेशन स्टेप। बच्चों चेन प्रोपोगेशन में क्या होगा, अपने पास मीथेन है, मीथेन पे Cl डॉट अटैक करना आएगा फ्री रेडिकल, मीथेन से H डॉट ले लेगा, HCl बना लेगा और मीथेन जो है वो CH3 डॉट यानी मिथाइल फ्री रेडिकल बना लेगा। अब जो मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा ये आपके Cl2 को टारगेट करेगा, डॉट CH3 डॉट यहां से Cl डॉट से कंबाइन करके CH3Cl बना लेगा और एक Cl डॉट को रीजनरेट कर देगा, यानी वापस आपको Cl डॉट मिल गया। इसीलिए बच्चों चेन रिएक्शन की तरह चलती जाती है रिएक्शन। अब जरा आपको मैं सेकंड प्रोडक्ट बना के दिखाता हूं। आपका ये जो CH3Cl बन गया है, इस पे Cl डॉट फिर से अटैक करने आएगा। Cl डॉट अटैक करके यहां से H डॉट ले लेगा और इसको बना देगा CH2Cl, कार्बन पे डॉट आ जाएगा और H डॉट और Cl डॉट मिलकर HCl बना लेंगे। अब वो CH2Cl कार्बन पे डॉट है, ये एक Cl2 के मॉलिक्यूल को टारगेट करेगा, वहां से Cl डॉट ले लेगा तो CH2Cl2 बन जाएगा और एक Cl डॉट फिर रीजनरेट होगा एंड सो ऑन। इस प्रकार बच्चों आपके आंसर आते चले जाएंगे। सेकेंड आंसर आ चुका है, थर्ड फोर्थ आंसर आता चला जाएगा। स्टेप नंबर 3 आता है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप। बच्चों चेन टर्मिनेट कैसे होती है, रिएक्शन रुकती कैसे है। देखो जब एक Cl डॉट बना था तो वो दूसरे Cl डॉट से अगर उसका कॉलिजन हो जाए, सीधे टक्कर हो जाए, तो ये सीधा सीधे कंबाइन कर जाएंगे। अगर एक CH3 डॉट बना था वो Cl डॉट से कंबाइन कर जाए तो CH3 डॉट CH3Cl बन जाएगा, यहां पे भी चेन टर्मिनेट हो जाएगी। या फिर बच्चों CH3 डॉट और CH3 डॉट आपस में टकरा जाए दो CH3 डॉट, तो आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। और यही है बच्चों इथेन, और यही है अपने क्वेश्चन का आंसर कि अगर दो CH3 डॉट आपस में कोलाइड कर जाते हैं तो कंबाइन करके इथेन बना लेते हैं, और यहीं पे बनती है इथेन के बनने की संभावना ड्यूरिंग द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, जो कि एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है। तो ये मैकेनिज्म बच्चों इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान देना होगा। अब मैं बात करूंगा रिएक्शन नंबर 2 की तरफ ले जाऊंगा आपको, केमिकल प्रॉपर्टीज का सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन जो मैं ले रहा हूं दैट इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। बच्चों आपको पता होगा एरोमेटाइजेशन को हम लोग रिफॉर्मिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफॉर्मिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग ट्रिपल स्टार है बच्चों एरोमेटाइजेशन, कन्वर्जन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एरोमेटाइजेशन पूछा भी जा सकता है। व्हाट इज एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, रिफॉर्मिंग रिएक्शन, रिफॉर्मिंग रिएक्शन। अब बच्चों बात एरोमेटाइजेशन की करते हैं या रिफॉर्मिंग की करते हैं, तो आपने क्या लेना होगा? आपने लेना होगा नॉर्मल हेक्सेन, CH3 CH2 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 CH3। आपने इथेन को ट्रीट करना होगा कैटलिस्ट Cr2O3 और MO2O3 और V2O5। टेम्परेचर 773 केल्विन, लगभग 10 से लेकर 20 एटमॉस्फेयर का प्रेशर। ऐसे में बच्चों आपको मिलेगा बेंजीन प्लस हाइड्रोजन 4 टाइम्स ऑफ H2। यह बच्चों एरोमेटाइजेशन जहां पे हम एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यानी हेक्सेन को 773 केल्विन और 10 to 20
एटमॉस्फेयर पे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कन्वर्ट करते हैं बेंजीन में, एलिफेटिक से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। बच्चों अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल ले लेते हैं एल्केन्स में। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ all the alkenes which on hydrogenation gives 2-methyl butane, which on hydrogenation gives 2-methyl butane, which on hydrogenation gives 2-methyl butane. देखो सभी स्टूडेंट्स, आप लोगों को बनाना है 2-मिथाइल ब्यूटेन। ये है बच्चों 2-मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4। तो आपको पता है आज का जो पहला प्रिपरेशन था हमारा बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस, ये दरअसल उसी पे बेस्ड है। एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करेंगे तो एल्केन बनेगा। तो कितनी एल्कीन्स हो सकती हैं? एक एल्कीन हो सकती है जिसमें मैं कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में डबल बॉन्ड प्लेस करता हूं। ये बच्चों दिस इज 2-मिथाइल ब्यूट 1ene। दूसरी एल्कीन हो सकती है जिसमें मैं कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के बीच में डबल बॉन्ड प्लेस करता हूं। दिस इज 2-मिथाइल ब्यूट 2ene। तीसरी एल्कीन हो सकती है बच्चों जिसमें मैं कार्बन नंबर 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड प्लेस करता हूं। इसका नाम हो जाएगा बच्चों 3-मिथाइल ब्यूट 1ene, ब्यूट 1ene, 3-मिथाइल ब्यूट 1ene। दिस इज 3-मिथाइल ब्यूट 1ene। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों, कवर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई वुड्स रिएक्शन is not preferred for the preparation of alkanes with odd number of carbon atoms। बच्चों सवाल ऐसा है कि वाई वुड्स रिएक्शन इज नॉट प्रिफर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो चलते हैं इसे कवर करने की कोशिश करते हैं कि आप ऑड कार्बन के लिए वुड्स रिएक्शन को यूज क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि किसी ऑड कार्बन वाले एल्केन को बना के देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोपेन बनाना चाह रहा हूं बच्चों, तो मैं CH3Br लूंगा, ट्वाइस ऑफ Na प्लस मैं लूंगा CH3CH2Br, यानी कि मुझे लेना होगा मिक्सचर ऑफ ब्रोमोमीथेन एंड ब्रोमोइथेन। तो ट्वाइस ऑफ Na ट्वाइस ऑफ Br, आंसर आ जाएगा CH3CH2CH3। थोड़ा सा इसमें करेक्शन करता हूं बच्चों। मैंने लिया है बच्चों CH3Br और दूसरी तरफ मैंने लिया है CH3CH2Br। दैट मीन्स मैंने ब्रोमोमीथेन और ब्रोमोइथेन मिक्स किया है और एज एक्सपेक्टेड मेरा प्रोपेन बन रहा है, ट्वाइस ऑफ NaBr। तो बच्चों इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये रिकमेंडेड क्यों नहीं है वुड्स रिएक्शन में? इसका कारण है बच्चों कि जब मैं प्रोपेन बनाने की कोशिश कर रहा हूं तो बच्चों ये रिएक्शन भी एज अ पैरेलल रिएक्शन यहां पे चलेगी।
यानी कि सोडियम जो है ब्रोमोमीथेन के साथ भी रिएक्ट करेगा और हमें मिलेगा इथेन प्लस ट्वाइस NaBr। इसी प्रकार बच्चों CH3CH2Br जो हमारा ब्रोमो इथेन है वो भी सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा और हमें मिलेगा ब्यूटेन। देखो समस्या यह है बच्चों कि हम प्रोपेन बनाने चले थे बाय मिक्सिंग टू डिफरेंट एल्काइल हाइड्स। हुआ ये कि साथ में पैरेलल रिएक्शन चल रही हैं। अगर मैं ब्रोमोमीथेन ब्रोमो इथेन को मिक्स करता हूं प्रोपेन बनाने के लिए तो मुझे इथेन भी मिलता है साथ में और ब्यूटेन भी मिलता है साथ में। ऐसे में मुझे मिलेगा मिक्सचर ऑफ एल्केन्स जो कि सब गैसियस होते हैं एंड इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू सेपरेट दिस मिक्सचर because of similar properties. That's why it is not recommended to take different alkyl halides in Woods reaction. इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन टारगेट करते हैं। Salt of which acid is used to prepare salt of which acid is used to prepare propane by soda lime reaction। बच्चों जैसा कि आपको पता होगा सोडा लाइम रिएक्शन बच्चों जैसा कि आपको पता होगा सोडा लाइम रिएक्शन जिसे डी कार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं उसमें जो प्रोडक्ट बनता है जो हाइड्रोकार्बन बनता है जो एल्केन हमें मिलता है उसमें एक कार्बन कम हो जाता है ड्यू टू द लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दैट मीन्स अगर मुझे प्रोपेन बनाना है तो मेरी शुरुआत ब्यूटेन से होगी यानी मुझे लेना होगा ब्यूटेनोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट। तो ब्यूटेनोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट लूंगा तब मैं प्रोपेन तक पहुंचूंगा। तो सॉल्ट ऑफ विच एसिड आंसर इज ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड जैसे मैं आपको रिएक्शन भी करके दिखा देता हूं CH3 CH2 CH2 COONA this is sodium butanoate plus soda lime this is soda lime and delta। यहां से COONA और यहां से ONA Na2CO3 निकल जाएगा और H आपका CH3 CH2 CH3 बना लेगा प्लस Na2CO3 निकल जाएगा। तो ये है बच्चों हमारा क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों एक छोटा सा टॉपिक में और कंसिडर कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड कन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म बच्चों कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऐसी होती है जैसे मान लीजिए ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है यहां पे कुछ H है बिकॉज ये CH3 है और ये भी मान लेते हैं CH3 है। तो मेरे पास ये दो कार्बन एटम है मान लेते हैं इथेन का एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो आप जब इस तरीके से देख पा रहे हो उसको आप लोग अगर देख पा रहे हो ऐसे तो पीछे वाला H जो है आगे वाले H के पीछे जस्ट पीछे है यानी आगे वाले H ने पीछे वाले H को छुपा दिया है। ठीक है तो ये मेरा एक आइसोमर होता है और जैसे जैसे मैं H को रोटेट करते जाऊंगा इस तरह से रोटेट कार्बन कार्बन बॉन्ड को रोटेट करूंगा पीछे वाले H आपको दिखने लग जाएंगे। तो ये जो रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड से आइसोमेरिज्म डेवलप होती है इसे कहते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। बच्चों ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म जिसमें आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम रहता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम रहता है बस स्पेटियल अरेंजमेंट चेंज हो जाता है। तो देखते हैं इथेन इसका एग्जाम्पल है तो देखते हैं कैसे बनेगा कवर करने की कोशिश करते हैं। मेरा एग्जाम्पल है इथेन। तो देखो मैं आपको इथेन के अंदर कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म दिखाता हूं। दिस इज इथेन। ये आपका CH3 है। ये वेज प्रोजेक्शन टेक्निक से मैं बना रहा हूं। उसके बाद ये सामने वाला H है उसके भी सामने वाला कार्बन है उसके भी 3 H इसी तरह से हैं।
अगर कोई स्टूडेंट यहां से इसको ऑब्जर्व करता है, जहां से मैं एरो बना रहा हूं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, तो अगर आप देखोगे यहां से, जहां से मैंने एरो बनाया है, तो आप देखोगे कि आगे वाले जो 3 एच है उन्होंने पीछे वाले 3 एच को ढक लिया है। इसे कहते हैं एक्लिप्स्ड आइसोमर। दिस इज कॉल्ड एक्लिप्स्ड। बच्चों एक चीज और क्लियर करता हूं यहां पे कि ऐसी आइसोमरेज जो कार्बन कार्बन को रोटेट करने से होती है। चलिए मैं 2 लाइन लिखता हूं। सच टाइप ऑफ isomerism which arises due to the rotation of C single bond C bond in alkanes। एग्जाम्पल मेरा है ईथेन, जैसे कि आप देख पा रहे हो। बच्चों ईथेन के टोटल जो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं, जिनको हम लोग कन्फॉर्मर्स कहते हैं या रोटामर्स भी कहते हैं, इन आइसोमर्स को क्या कहा जाता है? कन्फॉर्मर्स या रोटामर्स। तो ईथेन के टोटल आइसोमर्स होते हैं इन्फिनिटी। ईथेन के जो रोटामर्स होते हैं वो होते हैं इन्फिनिटी। तो इनफाइनाइट आइसोमर्स होते हैं ईथेन के। कितने आइसोमर्स होते हैं? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट आइसोमर्स होते हैं बच्चों ईथेन के पास। लेकिन उनमें से 2 आइसोमर ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीम आइसोमर्स होते हैं, और उनके लिए हम डेफिनेशन प्लांट कर सकते हैं कि पीछे वाले कार्बन के जो एच है जस्ट उसके सामने आगे वाले कार्बन के एच आ जाए, या एक कार्बन के जो एच है दूसरे कार्बन के एच उसके ठीक सामने आ जाए। यह है एक्लिप्स्ड। अब मैं अगर इसको रोटेट करता हूं, मान लेते हैं किसी भी इस वाले कार्बन को अगर मैं रोटेट करता हूं 60 डिग्री से, आगे वाले कार्बन को रोटेट कर देता हूं, तो देखते हैं क्या सिचुएशन बनेगी। ये वाले तो तीनों एच एज इट इज हैं, और सामने वाले के मैंने तीनों एच रोटेट किए हैं। तो इस तरीके से आपका एक एच यहां आ जाएगा करीब करीब, जो प्लेन में था। ये जो जिस टेक्निक से बने इसको वेज प्रोजेक्शन टेक्निक कहते हैं। एक एच आपका यहाँ आ जाएगा, जो प्लेन में था वो प्लेन से बाहर की तरफ दिखाई देगा। जो प्लेन से बाहर की तरफ था वो ऑलमोस्ट प्लेन में चला जाएगा, जो अंदर की तरफ था वो अंदर की तरफ ही कहीं ऊपर को पॉइंट करेगा, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ। और अब कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट उसको यहाँ से देखता है जहाँ मैं एरो बना रहा हूँ, तो उसको 6 के 6 एच नजर आएंगे इक्वी डिस्टेंस, मतलब एक दूसरे से सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसको कहते हैं स्टैगर्ड आइसोमर, स्टैगर्ड। और ये जो टेक्निक से बना हुआ है इसको कहते हैं सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। मैं आपको एक और प्रोजेक्शन बनाता हूं, और वो प्रोजेक्शन आपको बहुत आसान लगेगा बच्चों। नेक्स्ट प्रोजेक्शन है जो इजी प्रोजेक्शन आपको लगेगा, उसका नाम है न्यूमेन्स प्रोजेक्शन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 कार्बन को एक सर्किल से बनाते हैं बच्चों। 2 कार्बन को एक सर्किल से बनाते हैं। एक सेकंड में थोड़ा सा इरेज कर दूं इसको। 2 कार्बन को हम एक सर्किल से बनाते हैं इस तरह से। ये सर्किल बन गया। सामने वाले कार्बन के जो एच होते हैं वो इस तरीके से दिखाते हैं, इस तरह से। ये सामने वाले कार्बन के एच हो गए। पीछे वाले कार्बन के जो एच हैं उनको इस तरह से दिखाते हैं सरकमफ्रेंस से। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों मैं दोबारा से बनाता हूं। ये मेरा सर्किल बन गया। ये सामने वाले कार्बन के बच्चों 3 एच बन गए। ये मेरे पीछे वाले कार्बन के 3 एच बन गए। अब पीछे वाले कार्बन के जो 3 एच है और सामने वाले कार्बन के जो 3 एच है वो आमने सामने है, इसे कहते हैं एक्लिप्स्ड। और अब मैं आपको स्टैगर्ड बना के दिखाता हूँ। ये स्टैगर्ड बना रहा हूँ मैं। ये सामने वाले कार्बन के 3 एच अभी भी आपको इसी तरीके से दिख रहे हैं, और पीछे वाले कार्बन के 3 एच रोटेट करके मैं यहां पे ले आया हूं। ठीक है, इसको कहते हैं स्टैगर्ड।
ठीक है, ये न्यूमेंस प्रोजेक्शन है, जिस टेक्निक से बना रहा हूं मैं, न्यूमेंस प्रोजेक्शन। ये थोड़ा इजी लगता है बच्चों देखने में, न्यूमेंस प्रोजेक्शन। अब मैं आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी के बारे में बता दूं इनका, थोड़ा सा इनका स्टेबिलिटी देख लेते हैं। इनका स्टेबिलिटी को समझने के लिए मेरे पास एनर्जी वर्सेस रोटेशन का एक ग्राफ है, जो कि लगभग इस तरह का चलता है बच्चों, ग्राफ इस तरह का। यहां पे होता है स्टैगर्ड, ये स्टैगर्ड है, रोटेट करते करते स्टैगर्ड एक्लिप्स बन जाएगा, ये इस तरीके से एक्लिप्स बन जाएगा, एक्लिप्स रोटेट करते करते फिर स्टैगर्ड बन जाएगा। तो स्टैगर्ड फिर एक्लिप्स फिर स्टैगर्ड, जैसे स्टैगर्ड को अगर 60 डिग्री रोटेशन दूंगा एक्लिप्स बन जाएगा, एक्लिप्स को 60 डिग्री रोटेशन दूंगा तो फिर स्टैगर्ड बन जाएगा। तो बच्चों एक्लिप्स में क्या होता है, एच आमने सामने होते हैं, यानी क्लोजेस्ट नियरेस्ट डिस्टेंस होती है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्लोजेस्ट है, सबसे नजदीक है। तो ऐसे में बच्चों इनके बीच में ज्यादा रिपल्सन होता है, इनकी एनर्जी बढ़ जाती है एक्लिप्स की। तो एक्लिप्स की एनर्जी, एक्लिप्स की जो एनर्जी है वो स्टैगर्ड के मुकाबले 12.5 किलो जूल पर मोल ज्यादा है। तो ज्यादा स्टेबल कौन हुआ बच्चों, जिसकी एनर्जी कम होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टैगर्ड जो है, स्टैगर्ड कन्फॉर्मर इज मोर स्टेबल। कारण है ड्यू टू लेस रिपल्सन बिटवीन द हाइड्रोजन एटम्स ऑन द 2 कार्बन एटम्स। ठीक है बच्चों, बाकी कन्फॉर्मेशनल का ऐसा कोई सच क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इंट्रोडक्शन पार्ट इसका एनसीईआरटी में है, तो कभी किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। बच्चों इसी के साथ हमारा एल्केन का 1 शॉट वीडियो कंप्लीट होता है, और अगली वीडियोस आप को इसके आगे मिल जाएंगी। और बच्चों आप लोग ये वीडियोस अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे, और दूसरी वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।